वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागृत बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और अगर हम बाजारों की बात करें तो थोड़ी बहुत रिकवरी आज फिर से एक बार बाजारों में देखने को मिल रही है। निफ्टी जो है अपने लेवल्स को काफी अच्छे से होल्ड करते हुए 24,500 सेव टिल नाउ। आज सेंसेक्स में करीबन 106 अंकों की रिकवरी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी कभी हरे निशान में तो कभी कभी लाल निशान में खिसकते हुए, लेकिन फिर निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स में भी हरा निशान इस समय देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत बाउंस बैक तो बाजार में है। डॉक्टर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। रवि सर, ये बताइए कि मौका है या धोखा? आपकी आप म्यूट पे हैं सर, प्लीज अनम्यूट योर माइक। क्षमा करें मैम। मैं कह रहा हूँ मैम, मौका और धोखा दोनों आपके पास है। अब आप मौके की तरफ जाते हैं ये आपके लिए है, आप धोखे की तरफ जाते हैं ये आपके लिए। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, मार्केट में बिड और आस्क दोनों होती हैं, बायर और सेलर दोनों होते हैं। जो लोग जी। मौके की तरह देख रहे हैं वो लोग बाय कर रहे हैं, जो लोग इसको धोखे की तरह देख रहे हैं वो लोग बेच रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से वो कॉन्फिडेंस अभी डेवलप नहीं हो रहा है, चाहे वो ओके। आप इन्फ्लेशन के फ्रंट पे देखें या फिर आप मार्केट ग्रोथ के फ्रंट पे देखें। कहीं ना कहीं से जो एक उम्मीद थी कि मार्केट अब अपवर्ड ट्रेंड में ही बना रहेगा, वो कॉन्फिडेंस यहाँ पर मार्केट ने लूज कर दिया। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट तो जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल वो स्ट्रक्चरली आप थोड़ा सा बायसनेस कम रखें। अपर साइड लिमिटेड है, जैसे 225,000 अब एक हायर रेंज होगी, लोअर साइड पे 24,300 एक लोअर रेंज होगी। और ये रेंज के आसपास ही दायरा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं से सितंबर तक ऐसा ही माहौल चलेगा। और आगे आने वाले 2 महीने जो हैं वो थोड़े मार्केट के लिए एक टाइट हो सकते हैं, रेड जोन हो सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आईटी सेक्टर की बात करें तो क्लियर डाउनवर्ड चैनल पे जा रहा है। रियल्टी काउंटर में धोखा जरूर मिल रहा है, क्योंकि जो पुल बैक आ रहा है वो आपको धोखा ही देगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि धोखा और मौका दोनों है, चॉइस आपकी है। बिल्कुल सही। मिस्टर अग्रवाल, अगर हम बात करें वैल्यूएशन फ्रंट पे तो अब बहुत सारे सेक्टर्स। रवि सर, अपोलो हॉस्पिटल्स आज अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे ऑल टाइम हाई करीबन 4% ऊपर है। फोर्टिस तो वैसे ही अच्छे प्रदर्शन दिखा था, वो भी अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे ऑल टाइम हाई। दोनों में से एक खरीदना हो तो कौन सा खरीदना है, या फिर आप कोई और स्टॉक सुझाएंगे? नहीं मैम, आप हमेशा दुविधा में फंसा देती हैं, बिकॉज आपके जो सवाल होते हैं उसमें ये क्लियर होता है कि कुछ ना कुछ तो एक बाई करना है या कुछ ना कुछ तो सोचना ही है। फिलहाल अगर ओके। इस समय के हिसाब से देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल की सेहत पे ज्यादा भरोसा रखना चाहिए, अपनी सेहत पे वैसे कम भरोसा रखिए। तो हम्म। आप अपोलो हॉस्पिटल की तरफ मूव करके जाइए। साल भर के हिसाब से टारगेट देखते हैं तो 8500 के टारगेट बड़ी इजिली यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ठीक है। अ, जो अभी जिस हिसाब से आप सिचुएशन देख रही हैं, या फिर जब दिसंबर के हिसाब से अगर देखते हैं, तो मुझे लगता है कि इन टाइम पे थोड़ी सी रैली जो है वो हॉस्पिटल सेक्टर में और बनी रहेगी, जिस हिसाब से नेगेटिव कोरिलेशन यहाँ पर निफ्टी के साथ में जनरली बनने को देखने को मिलता है। और कॉन्फिडेंस जब लूज होता है तो इस तरीके के सेक्टर्स में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है। और नंबर्स के फ्रंट पे अगर देखते हैं तो अपोलो हॉस्पिटल ने थोड़ा सरप्राइज तो किया है। तो मुझे लगता है कि ट्रेंड को फ्रेंड बनाइए और ज्यादा इधर उधर मत देखिए, जो कॉन्फिडेंस दे रहा है उसके साथ चलिए। और मुझे इसमें अपोलो हॉस्पिटल ज्यादा बेटर दिखाई देता है। बिल्कुल मिस्टर अग्रवाल, आज की अगर हम बात करें न्यू जनरेशन कंपनीज की। पॉजिटिव है फॉर देम। रवि सर, ये बताइए कि आज ब्रोकिंग हाउसेस के स्टॉक्स काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सेबी ने कहा है कि अपना कंसल्टेशन पेपर पेपर उसने अभी जारी किया है कि वो रेगुलेशंस को रिवैम्प करेंगे, कंप्लायंस को ईज करेंगे। तो कुछ कुछ स्माइल तो आपके फेस पे होनी चाहिए। ब्रोकिंग बिजनेस के स्टॉक्स में तो अच्छी खासा रुझान देखने को मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि इसके बाद, वी ऑल नो दैट मार्केट्स तो एट द एंड ऊपर ही जाएंगे, चाहे वो 6 महीने लगाए या 1 साल लगाए या 2 साल लगाए, द मोमेंटम इज ऑन एंड द ट्रेंड इज अपवर्ड्स। तो ब्रोकिंग स्टॉक्स में इस समय क्या करना? देखिए मैम, आपने बिल्कुल सही कहा, मार्केट तो ऊपर ही जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो ऊपर किस प्रेशर में जाती है, कितने टाइम पे जाती है, वो मैटर करता है। क्योंकि आपको मार्केट में कोई जरूरी नहीं है, उससे पहले डिप भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, ब्रोकिंग से ज्यादा मुझे भरोसा एक्सचेंज के फंड पे ज्यादा रहता है, एक्सचेंज रेट पे ज्यादा रहता है। जैसे कि आपके सामने बीएससी है, एनएससी है,
फिलहाल एनएससी अभी लिस्टेड नहीं है, तो आपको नॉन हम्म, लिस्टिंग में वो एक्टिविटी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ हम्म, एमसीएक्स है, एनएसडीएल अभी रिसेंट लिस्ट हुआ है। इनमें ग्रोथ स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म पे आपको अच्छे देखने को मिल सकते हैं। बाकी हम्म, जहां तक बात करें, जैसे आपने एंजल की अगर बात करें, तो मुझे लगता है इन टॉप जो सिचुएशंस अभी आ रही है इनमें थोड़ा निकलना चाहिए, क्योंकि ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए आगे जो महीने हैं, जैसे अभी इस समय हम अगस्त में हैं, लेकिन ये मुझे लगता है सितंबर अक्टूबर थोड़े से हार्ड हो सकते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी कम देखने को मिल सकती है। तो उसका अगर असर देखे तो फंडामेंटली थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है। तो मुझे लगता है एक्सचेंज के ट्रेड्स पे यहाँ पर ज्यादा फोकस करें। ब्रोकिंग इंडस्ट्री के शेयर पे अच्छा है, अच्छी बात है, हरा है तो सब कुछ हरा भरा है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए और फेस्टिवल एंजॉय करिए। करेक्ट। जेएम फाइनेंशियल इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, 9% का इजाफा देखने को मिल रहा है। आईआईएफएल कैपिटल 5% ऊपर है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक में भी 4% का इजाफा देखने को मिल रहा है। सो ऑल द stocks are buzzing. CAMS is up 2.5%. MCX India is also up 2.5%. Prudent Advisors is also up. Angel में भी आज करीबन 2% का इजाफा है। तो this space is buzzing today. और इसमें सेबी ने जो कहा है, अगर उसमें थोड़ी बहुत नरमी मिलती है तो सभी को थोड़ा बहुत फायदा होगा, बिकॉज कंप्लायंस जो है वो सबके लिए बहुत बढ़ गया है। और जो भी हमारे गेस्ट भी आते हैं, आप खुद ही देखते हैं कि कितने सारे डिस्क्लेमर्स देने पड़ते हैं, शो के पहले भी, शो के बाद में भी, शो के बीच में भी। रवि सर, आप भी डिस्क्लेमर रेडी करके आए हैं आज? नहीं, देखिए, मैं डिस्क्लेमर पे ज्यादा सिरदर्दी इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि मैंने इसलिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है। हाँ, लेकिन कंपनी वाले अच्छा। बेचारे तंग होते रहते हैं, तो उनके लिए जरूर होता है कि हम्म, आप डिस्क्लेमर दें। और डिस्क्लेमर मैं बहुत क्लियरली देता हूँ कि मैं जिन स्टॉक्स को रिकमेंड करता हूँ उनमें खुद की पोजीशन या अपने रिश्तेदारों को बिल्कुल लेने से मना करता हूँ, और कोशिश करता हूँ ये कि देखिए। भैया वो दूर रहें, मार्केट से भी दूर रहें, जिससे वो जले नहीं। ये डिस्क्लेमर ही है जो आप दे रहे हैं डॉक्टर रवि। चलिए, अगर बात तो उसका इम्पैक्ट जो है वो जुपिटर वैगन्स के स्टॉक में देखने को मिल रहा है। रवि सर, हिंडाल्को जुपिटर वैगन, एक ऊपर है एक नीचे है, क्या करना? देखिए मैम, हिंडाल्को थोड़ा सा ओवरबॉट सिचुएशन भी कह सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा मुझे लगता है कि आप अगर सेफ बेट पे जाना चाहते हो तो आपके लिए टाटा स्टील और सेल ज्यादा अच्छे ऑप्शन हैं, पहला। दूसरा, अगर हिंडाल्को आपके पास होल्ड है तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए, 750 के आंकड़े आने में कोई हिचक नहीं होगी। और तीसरा, जो जुपिटर वैगन की बात करी, मैं रेलवे के दूसरे काउंटर ज्यादा अट्रैक्टिव समझता हूँ। आरवीएनएल एंड आईआरएफसी यहाँ पर वापस से अट्रैक्टिव आ रहे हैं, लेकिन ट्रेंड को अपना फ्रेंड बनाइए और ट्रंप की वोलेटिलिटी को यहाँ पर समझिए। उसका रीजन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टॉक्स, मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर देता हूँ, आप समझिएगा। मैं कल एनालिसिस, एक अपनी रिपोर्ट्स जनरेट करी, उसमें मैंने साफ साफ लोगों को बताया कि देखिए, अगर आपने 1 मई से लेकर 10 मई के बीच में बहुत से स्टॉक्स हैं जिसमें कि ये स्टॉक्स जो हैं यही आते हैं, और इसके अलावा जो आप चर्चा कर रहे हैं वो भी स्टॉक्स आते हैं, इन्होंने वहां पर वही प्राइस पे खड़े हुए थे और जंप करके 30 से 40% के रिटर्न दिए और खड़े हो गए वापस से आके, आज 12 अगस्त 13 अगस्त के बीच में वहीं पर आ जी, गए। तो जी, अगर आप वोलेटिलिटी है और उसका फायदा नहीं उठा सकते हैं तो आपके ट्रेड करने का कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा। तो यानी कि आप अपॉर्चुनिटीज को कैश कराइए, मार्केट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। वो समय अब लद गए, दिन लद गए जिसमें कि आप लॉन्ग टर्म पे कोई चीज बाय करके छोड़ देते थे और वो आपको ग्रोथ देती थी। आप छोड़ देंगे और उसको खोजने जाएंगे तो आपके पोर्टफोलियो में दिखाई नहीं देगा, कहीं मिलेगा, लेकिन वो पता चला स्टॉक या तो कंपनी डीलिस्ट करा के गायब हो चुकी होगी, क्योंकि ट्रेंड बहुत तेजी से बदल रहा है। और मैं क्लियरली करेक्ट। बोलता हूँ, लार्ज कैप के स्टॉक को स्मॉल कैप या मिड कैप में जाने में टाइम नहीं लगता, मिड कैप के लार्ज कैप में आने में टाइम नहीं लगता। और आप ये सोचे कि आज आप बाय करके छोड़ दें, तो एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल के लिए अगर दो चार स्टॉक्स बोलूंगा तो शायद मेरे ख्याल से उसके प्रमोटर्स दुखी हो जाएंगे, लेकिन छोटे मोटे नहीं, आप पीएनबी एग्जाम्पल ले लीजिए, यस बैंक एग्जाम्पल ले लीजिए, आर पावर एग्जाम्पल ले लीजिए, जेपी एसोसिएट एग्जाम्पल ले लीजिए। पॉइंट यही है कि आप अगर पोर्टफोलियो पे निवेश कर रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, एवरी 15 डेज गीतू मैम को फ्रेंड बनाए, ज्यादा फायदा होगा आपको, जल्दी से अपडेट भी मिल जाएगा, मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा है। जी, ये बताइए डॉक्टर रवि कि आपने अभी बीएससी की बात की और एनएससी की भी बात की। एनएससी के आईपीओ आने में कुछ समय बाकी तो बचा है, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अनलिस्टेड मार्केट में एनएससी काफी प्रीमियम पे बिक रहा है। और बहुत सारे सवाल हमारे पास ये आते हैं कि क्या अनलिस्टेड मार्केट से एनएससी के आईपीओ से पहले ही इसमें निवेश कर लेना चाहिए? आपकी क्या राय है? देखिए, मैं इतनी ज्यादा सिरदर्दी नहीं लेता, मेरे भाई सिर्फ एनएससी नहीं है, यहाँ पर बहुत से स्टॉक्स हैं
जो कि लिस्टेड है, 5,000 स्टॉक लिस्टेड है, उन 5,000 में अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, उस एक को छोड़ के आपको बहुत मिल जाएगी। और जब इस तरीके की वोलेटिलिटी और प्रीमियम हो रहा हो तो फिर कोशिश करिए प्रीमियम पे लेने की। लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे क्या है, देखिए एनएसडीएल को अनलिस्टिंग पे लोगों ने ले रखा था 1,600 रुपए पे, लिस्ट हुआ जाके 800 रुपए पे, आज 1,200 पे धक्के खा रहा है। तो आपको ऐसा जरूरी नहीं कि आप अनलिस्टेड पे लें तो आपको प्रॉफिट ही आ जाएगा। तो उस वोलेटिलिटी से, उस मोमेंटम से बच के रहिए, और जो लिस्टेड स्टॉक है उनमें अच्छे से प्ले करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब लिस्ट होगा तो फिर से चढ़ जाइएगा, कहाँ चढ़ने को कोई मना कर रहा है। मिस्टर अग्रवाल, टीवीएस मोटर के स्टॉक को देखेंगे, वो उसमें काफी अच्छी तेजी दी आपने, और करेक्ट। रवि सर, आज डिफेंस स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक बार फिर जो रुझान जो है, इंटरेस्ट जो है, फिर डिफेंस की तरफ वापस जा रहा है। तो डिफेंस में क्या करेंगे, आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, मैं मैम अग्रवाल जी की बात से बड़ा एग्री करता हूँ। मुस्कुरा मुस्कुरा के धीरे से वो बता जाते हैं कि कहाँ पे आप फोकस रखो और कहाँ पे नहीं रखो, और मुझे बड़ा उनका अंदाज ही अच्छा लगा। तो फिलहाल देखिए, फोर व्हीलर में मैं थोड़ा सा, मैं इसलिए अपना ऐड ऑन कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंट मैंने अभी टाटा मोटर रिकमेंडेशन पे दिया है 710 के जी। टारगेट के लिए। बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, आप उसको फ्रेश बाय करके चल सकते हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लीजिए। और रही बात हम्म, डिफेंस सेक्टर में, तो अपोलो माइक्रोन मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, बीडीएल यहाँ पर करंट लेवल्स पर ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन हम्म, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता तो मैं 30-40% ही पोजीशन सिर्फ यहाँ पे ऐड करने की बात करूंगा। बाकी हम्म, स्टॉक से थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखिए, मौका छूटने वाला नहीं है। इसीलिए बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप लोग सही टाइम पे सही चैनल फॉलो करिए। ये आजकल रील रेल के चक्कर में मत बनिए, ट्रेन बन जाएंगे आप, तो उस सब से दूर रहिए। और बेटर है जो ऑथेंटिकेटेड है, क्योंकि मैम आपको मैं बताऊं कि मैं अभी एक एनालिसिस देख रहा था, और मैंने हम्म, कल एक अपनी कम्युनिटी में एक चार्ट रिलीज किया। कोई एक हम्म, एनालिस्ट थे, वो आए हुए थे, मैं किसी एनालिस्ट के अगेंस्ट नहीं हूं, और हम्म, मेरी बात से शायद अग्रवाल जी भी एग्री करेंगे। हम्म, अ, कुछ भी मतलब रील बनाने के लिए कुछ भी लोग चिपका देते हैं। बड़े एनालिस्ट लोग भी कई बार मजाक करके चले जाते हैं। उन्होंने बोला कि सारे आईटी काउंटर अब बाय कर लीजिए। तो मैंने भी सोचा वापस मुझे चार्ट देखना चाहिए, शायद मैंने इतने दिन से कुछ चार्ट वार्ट देखा नहीं होगा। हम्म, देखा तो सब पे डेली चार्ट पे। एग्जांपल मैं देता हूं आपको, अगर चार्ट शेयर कर सकेंगे तो आप देखेंगे डेली चार्ट अगर आप देखते हैं तो आपको इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, और इन सभी पे आपको डेली चार्ट पे क्लियर हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देता है। और वो साहब बोल के गए हेड एंड शोल्डर रिवर्ट बना हुआ है, बाय करके जाइए। भाई साहब ऐसी रील से दूर रहिए, नहीं तो आपकी रेल जरूर बन जाएगी। तो मेरा सिंपल कहने का मतलब यही कि ये व्यूज के लिए रील्स आती हैं, उनको उनसे दूरी बना कर रखिए। स्टॉक्स जो हम्म, अच्छे हैं, जो फंडामेंटल अच्छा चल रहा है, पिछले 2 साल से सुनते सुनते मैं थक गया कि अब आईटी चलेगा, तब आईटी चलेगा। आपने भी मैम देखा होगा, 2 साल से मैंने कभी आईटी बाय नहीं दिया, और ना आपके हम्म, चैनल पे कभी रिकमेंड किया। जिससे कहा, मैंने कहा भैया क्यों प्रमोटर बन रहे हो, दूरी बनाकर रखो, जो चल रहा है उसको लो, जो नहीं चल रहा उसको लेने की जरूरत नहीं। तो मेरे हिसाब हम्म, से आप सेक्टर सही चूज करिए, नहीं तो धोखा जरूर खाएंगे। हम्म। लेकिन रवि सर, कॉन्ट्रा बेट के हिसाब से कहते हैं ना कि जब बाजार में, व्हेन द ब्लड इज ऑन द स्ट्रीट्स, दैट इज द टाइम टू बाय। तो आईटी स्पेस के साथ ऐसा ही कुछ है। मैं मिस्टर अग्रवाल से ये सवाल पूछना चाहिए। रवि सर, आज बीपीसीएल के नतीजे हैं और जुबिलेंट फूड वर्क्स के नतीजे हैं, दोनों में से आपका पसंदीदा स्टॉक कौन सा है? कहाँ नतीजे अच्छे आने वाले हैं? मैं बीपीसीएल पे मैं ज्यादा ट्रस्ट करूंगा, और जुबिलेंट फूड तो फिलहाल पिज्जा खाना है तो थोड़ा सा बेचा जा सकता है। और जब हम्म, रिजल्ट आ जाए तो प्रॉफिट बुक करिए। मतलब कि आप अगर पोजीशन पे हैं तो आप एक बार को एग्जिट कर लें, क्योंकि थोड़ा सा ओके। पुल बैक आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब हम्म, से आपके लिए एक प्रॉफिट बुक करना, मुनाफा वसूली करना ज्यादा अच्छा है। जहां तक हम्म, भारत पेट्रोलियम की बात करें तो मुझे लगता है 310 315 पे मिल जाए तो बहुत अच्छा है। 320 चल रहा है, लेकिन जल्दी हम 344 के भाव देखेंगे। इट विल टेक हम्म, टाइम, नेक्स्ट 6 मंथ टू 8 मंथ विल हम्म। अचीव द टारगेट। तो आपके आपके रडार पे कौन से शेयर है, क्या पसंद है आपको? आज देखिए मैम, मुझे बेचने के लिए ज्यादा पसंद था, लेकिन आपका जो ओके। फॉर्मेट बाय के लिए ज्यादा देने की कोशिश नहीं कर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप सेल भी बोल सकते हैं। अगर सेल बोलने की बात करें तो मुझे इस समय करंट लेवल से जो स्टॉक्स सेल के लिए नजर आ रहे हैं, उसमें सबसे पहला स्टॉक जो नजर आ रहा है वो है बंधन बैंक, जो कि फ्यूचर में आप यहाँ पे शॉर्ट करके चल सकते हैं। 154 तक के टारगेट, और लोअर साइड पे, ऊपर साइड पे स्टॉप लॉस अगर देखें तो 170 का लेके चल सकते हैं, लेकिन 150 के आसपास के टारगेट यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। दूसरे स्टॉक की बात करूं, फिर से सेल साइड पे मुझे नजर आ रहा है वो है सीमेंस। करंट लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है।
3100 चल रहा है और मुझे लगता है कि 2850 तक के आसपास के लेवल देखने को मिलेंगे, तो वहां पर आप वेट करके चल सकते हैं। बाय साइड से भी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन थोड़ा सा सेफ चलें। पहला नेशनल एल्युमिनियम है जो कि अभी करंट अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है, जिसे आप 190 के लेवल पे बाय करके चल सकते हैं। 205 210 के आसपास के लेवल दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे 185 और 186 के आसपास लेके चल सकते हैं। साथ ही ओके। ओएनजीसी बड़े दिनों के बाद वापस से कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर रुकता है, रुका रहेगा अभी, तो थोड़ा सा आप एक बार को बाइंग एक्युमुलेशन कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। वापस से 260 के लेवल दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस रखिए 222 रुपए का। तो मुझे लगता है ये स्टॉक्स हैं। बाकी और भी स्टॉक्स हैं, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आते रहते हैं, लेकिन आप मौके को देखिए, धोखे को नहीं। अग्रवाल सर, आपके पसंदीदा स्टॉक्स कंजम्पशन पे। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अग्रवाल, आज शो में शामिल होने के लिए। डॉक्टर रवि सिंह, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर hosting you guys on this platform. Thank you so much. थैंक यू गीतू जी, थैंक यू सो मच। तो प्रोग्राम को हम यही समाप्त करते हैं और मार्केट में अभी भी उठापटक बिल्कुल जारी है और निफ्टी हरियाणा शाम में समय काम काज करते हुए 1 बजे में आपसे फिर मुलाकात करूंगी, जहां आपके सवालों के जवाब लेके मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आपके स्क्रीन पे QR कोड है, जिसे स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग जागरण बिजनेस एंड आई विल बी बैक एट 1 p.m.